हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। और बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन हिंदी कक्षा का जो विषय है, आज हम जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे जिन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। प्रसाद जी एक धनी, प्रतिष्ठित, संपन्न एवं उदार परिवार से संबंध रखते थे। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। बाद में उनका नाम काशी के क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया गया, परंतु वे केवल 7वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जब वे 12 वर्ष के थे तो इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जिनके कारण इनकी पढ़ाई जो है बीच में ही रुक गई। पिता का स्वर्गवास होते ही इनके परिवार की स्थिति जो है वो डामाडोल हो गई। परिवार में जो व्यापार था, व्यापार में बहुत घाटा होने लगा। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई शंभू रतन पर आ पड़ा। प्रसाद का नाम स्कूल से कटवा तो दिया, लेकिन बड़े भाई ने इनकी पढ़ाई की व्यवस्था जो है वो घर पर ही कर दी। भिन्न भिन्न विद्वान अध्यापकों से इन्होंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा फारसी का असीम ज्ञान अर्जित किया। संस्कृत के प्रति इनका झुकाव अधिक था। संस्कृत के एक विद्वान अध्यापक श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी की देखरेख में इन्होंने संस्कृत साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति तथा गंभीर विषयों का गहरा अध्ययन किया, जिसका व्यापक प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ा। प्रसाद जी का जीवन सदा अंतर्द्वंद तथा बहिर्द्वंद का युद्ध स्थल बना रहा। अचानक ही 17 वर्ष की किशोरावस्था में प्रसाद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके अभिभावक तथा संरक्षक बड़े भाई शंभू रतन का अचानक देहांत हो गया। सारे परिवार की देखभाल का भार तथा व्यवसाय का बोझ केवल 17 साल के बालक प्रसाद के निर्बल कंधों पर आ पड़ा। यहीं से उनके संघर्षमय जीवन का जो श्री गणेश हुआ। पारिवारिक झंझटों से मुक्ति पा लेने के बाद वे अधिक समय तक जीवित न रह सके और सन 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, बचपन से ही जो है मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट पड़े। पहले पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद बड़े भाई 17 वर्ष की आयु में जो है इनके बड़े भाई शंभू रतन का भी देहांत हो गया। तो इनका जो समय है, अधिकतर समय जो है वो जो पारिवारिक संकटों के बोझ से लदा रहा और सन 1937 में जो है इनका स्वर्गवास हो गया। जयशंकर प्रसाद जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, काव्य रचनाएं सभी कुछ लिखा है। जयशंकर प्रसाद जो हैं, सबसे पहले हम उनकी काव्य रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी काव्य ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने चित्राधार, कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये इनके प्रमुख काव्य रचनाएं मानी जाती हैं। जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद की जो उसे महाकाव्य माना गया है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। उसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखे। उपन्यासों में इनके हैं कंकाल, तितली, इरावती। इनके जो हैं 3 उपन्यास लिखे थे इन्होंने, कंकाल,
तितली और इरावती। जयशंकर प्रसाद ने नाटक भी लिखे हैं और इनके नाटक जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी इनके जो हैं महत्वपूर्ण नाटक जो है माने जाते हैं। चंद्रगुप्त जो नाटक है इसमें उन्होंने जो देश राष्ट्रीय एकता की भावना, अतीत के गौरव का गान करते हुए समस्त भारत को एक अखंड साम्राज्य की स्थापना के लक्ष्य को लेकर जो है उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक की रचना की थी। उसके बाद इन्होंने कहानियाँ भी लिखी थी, कहानी संग्रह लिखे थे जिनमें छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने काव्य रचनाएं, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ आदि जो है सब कुछ लिखा। उसके बाद आगे हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्यिक विशेषताओं में जो प्रसाद जी की कहानियाँ जो हैं वो नियमों के बंधन को स्वीकार नहीं करती। प्रसाद जी की कहानी कला उनकी प्रकृति की सहचरी है जो सदैव उनके साथ समरसता की स्थिति में बनी है। इसलिए उनको कहानियों की कला में एक रूपता और समरसता पाई जाती है। प्रसाद की जो कहानियाँ हैं उनकी कहानियों में एक रूपता और समरसता पाई जाती है और वे अपनी कहानियों में नियमों के बंधन को स्वीकार नहीं करते। उनकी कहानियों की पहली विशेषता है या उनके साहित्य की पहली विशेषता है अतीत गौरव का गान। इनकी साहित्य की पहली विशेषता ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि में है। इनकी कहानियाँ अतीत की पुकार हैं। वे जिस युग का चित्र खींचना चाहते हैं उसकी साकार तस्वीर हमारी आँखों के सामने स्वतः खिंच जाती है। प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना अद्भुत है। इस काल में उनकी समता करने वाला हिंदी का कोई भी दूसरा लेखक नज़र नहीं आता। इस युग के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिक जीवन मूर्त चित्र आंकने में उन्हें आशातीत सफलता मिली है। इस संसार के जो चित्र उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं वे इतने भव्य, आकर्षक तथा मनोहर हैं कि पाठकों का मन उस सुदूर के लिए तल्लक उठता है। उस संसार को समस्त वातावरण हमारे संसार से भिन्न है। तो लेखक ने जो है उनके साहित्यिक विशेषताओं में उनकी पहली विशेषता है कि लेखक ने अपने साहित्य में जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, उसके गौरव का गान किया है कि जो हमारा अतीत है वो कितना प्रभावशाली था, कितना गौरवपूर्ण था। उसका जो है लेखक ने हमारे अतीत का जो है गौरवगान किया है। चाहे चंद्रगुप्त नाटक है, चाहे ध्रुव स्वामिनी है, इसमें उन्होंने हमारे अतीत के जो है गौरवगान किया है। उसी प्रकार हमारे सिलेबस में लगी हुई पुरस्कार कहानी है, इसमें भी जो है एक पुराने ऐतिहासिक कथा को आधार बनाया गया है। इनके साहित्य की दूसरी विशेषता है अंतर्द्वंद का उद्घाटन। कि प्रसाद की कहानी कला की दूसरी विशेषता व्यक्ति चरित्र के मानसिक द्वंद्वों की अवधारणा है। अंतर्द्वंद का उद्घाटन कि इसमें मनोवैज्ञानिकता का प्रवाह देखा जा सकता है कि उनके जो साहित्य है उसकी दूसरी विशेषता है व्यक्ति चरित्र के मानसिक द्वंद्वों की अवधारणा। प्रसाद के पात्र किसी समाज, संप्रदाय या वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनके पात्र मानव हैं जो आंतरिक अभाव से पीड़ित रहते हैं। उनमें राग विराग, पाप पुण्य, सुख दुख का
परिघात घात प्रतिघात होता रहता है। उनके अंतर्द्वंद स्वाभाविक हैं। जीवन की कठोर परिस्थितियाँ उन्हें उत्तेजित करती हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने जो कहानियाँ लिखी हैं, उन कहानियों में मनुष्य का जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, उसके अंतर्मन में जो उनके राग विराग हैं, पाप पुण्य या सुख दुख है, वो उसका जो मनुष्य के अंतर्द्वंद चलता रहता है, उसका स्वाभाविक उन्होंने चित्रण किया है। जीवन की कठोर परिस्थितियां भी उन्हें जो है उत्तेजित करती रहती हैं। जयशंकर प्रसाद के साहित्य की अगली विशेषता है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना प्रसाद जी की जो कहानियां हैं, कहानियों का एक अन्य जो प्रमुख विषय है वो राष्ट्रीय भावना है। इनके पात्र अक्सर देश प्रेम के लिए व्यक्तिगत प्रेम का त्याग करते हुए दिखाई देते हैं। पुरस्कार उनकी ऐसी ही कहानी है जिसमें अपने राष्ट्र जो मधुलिका है, मधुलिका का अपने राष्ट्र के प्रति जो त्याग है, जो प्रेम है, उसे दिखाया गया है। प्राय उनकी सभी कहानियों में बलिदान, त्याग, समर्पण तथा करुणा आदि उदार भावों का वर्णन मिलता है। उनके नारी पात्र भी पुरुष पात्रों की तरह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। उसके बाद है इस जयशंकर प्रसाद की अगली विशेषता है उदात्त, मतलब राष्ट्रीय भावना। बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य में उस पाठकों जो पात्र हैं, उन पात्रों के चरित्र के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का जो प्रयोग उन्होंने किया है। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में, साहित्य में जो है हमें राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। इसके बाद उदात्त प्रेम भावना। प्रसाद जी नारी एवं पुरुष के पावन एवं उदार प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। प्रसाद जी की कहानियों के नायक वीर, सुंदर और अनुपम आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके पुरुष पात्रों को हमेशा नारी पात्रों के त्याग और प्रेम से प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रसाद की नारी भावना भी उच्च कोटि की है। इनकी कहानियों में पुरुष हमेशा नारी जाति का सम्मान करते दिखाई देते हैं। इसके बाद तो जयशंकर प्रसाद के जो पुरुष पात्र हैं, पुरुष पात्रों को हमेशा नारी पात्रों के त्याग और प्रेम से प्रेरणा प्राप्त होती रही है। प्रसाद की नारी भावना भी उच्च कोटि की है। इनकी कहानियों में पुरुष हमेशा नारी जाति का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। और इनके साहित्य की अगली विशेषता है सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन। सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन कि प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में स्थायी समस्याओं का समावेश नहीं किया और न ही वे रोटी की समस्या का चिंतन करते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रसाद जी अपने युग की समस्याओं के प्रति उदासीन थे। उन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समस्याओं को अपनी कहानियों का आधार बनाया। वे प्राय अतीत गौरव का गान करते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि उन्होंने राजा, महाराजे, रानियों, राजकुमारों और राजकुमारियों का अधिक वर्णन किया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने निम्न वर्ग के पात्रों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पुरस्कार कहानी की कृषक बालिका मधुलिका और आकाशदीप कहानी की चंपा इसी तथ्य को सिद्ध करती हैं। सत्य तो यह है कि प्रसाद जी की कहानी साहित्य में जितना महत्वपूर्ण स्थान निम्न वर्ग के व्यक्तियों को दिया गया है, उतना अन्य किसी भी कहानीकार ने नहीं दिया। उन्होंने अतीत में विचरण करते हुए इतिहास के उपेक्षित पात्रों को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। तो उनके काव्य में जो है हमें सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन भी देखने को मिलता है।
इसके साथ साथ उनके कहानी की जो दूसरी विशेषता है वर्णनात्मकता। वर्णनात्मकता का क्या अर्थ है कि प्रसाद जी अपनी कहानियों में प्राय वर्णनात्मकता का आश्रय लेते हुए दिखाई देते हैं। वे युगानुरूप प्रकृति, नगर, ग्राम आदि का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण करते हैं। मतलब वो युगानुरूप का अर्थ होता है कि जो घटना है वो जिस युग की घटना है उस युग का वातावरण कैसा था, वहाँ के नगर कैसे थे, ग्राम कैसा था, उस समय की प्राकृतिक वातावरण कैसा था, उसका बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण करते हैं। ऐसा करके वे कहानी के कथानक के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। देश काल अथवा वातावरण की सृष्टि से देश काल तथा वातावरण की दृष्टि से उनकी कहानियाँ विशेष महत्व रखती हैं। पुरस्कार कहानी में देश काल का एक चित्र दृष्टव्य है। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरंबर कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि में सीधी बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुंदर हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो उनके जो साहित्य है जयशंकर प्रसाद जी का, तो उनके साहित्य में देश काल और वातावरण का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण हुआ है। मतलब वो जिस युग की घटना का वर्णन अपने रचनाओं में करते हैं, उस युग का कैसा वातावरण था, उस युग की स्थितियाँ कैसी थी, उस युग की प्राकृतिक स्थिति कैसी थी, तो उन सभी स्थितियों का बड़ा ही संजीव वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने अपने रचनाओं में किया है। उसके बाद भाषा शैली आती है जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली। तो प्रस्तुत भाषा शैली में कवि होने के कारण प्रसाद जी ने संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है। जो उनकी भाषा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने संस्कृतनिष्ठ जो तत्सम प्रधान शब्दावली है, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का जो है उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन यह भाषा सहज, सरल और प्रभामयी है। इनकी भाषा के बारे में प्रोफेसर वासुदेव ने लिखा है, उनकी भाषा के दो रूप हैं, व्यवहारिक और संस्कृत प्रधान। व्यवहारिक भाषा का प्रयोग उपन्यासों में अधिक हुआ है और संस्कृत प्रधान भाषा का कहानी और नाटकों में। ऐतिहासिक वातावरण का चित्रांकन करने के लिए उन्हें अपनी भाषा को संस्कृत प्रधान बनाना पड़ा। यह स्वाभाविक बात भी है। भाषा में प्रवाह, प्रभाव और काव्यात्मकता हर जगह देखी जा सकती है। उनकी कहानियों की गद्य काव्य का मधुर आनंद देती है। उसके साथ साथ तत्सम शब्दों की अधिकता के कारण कुछ स्थलों पर कहानी क्लिष्ट भी हो गई है, फिर भी कहानीकार ने सहजता और सरलता को बनाए रखा है। कुछ स्थलों पर तद्भव और उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग के कारण भाषा व्यवहारिक बन गई है। इनकी कहानी है उसमें वर्णनात्मकता, संवाद तथा अलंकृत शैलियों का जो है प्रयोग देखने को हमें मिलता है। उसके बाद आगे हम जो हमारे पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी लगी हुई है, उस कहानी के बारे में उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो पुरस्कार कहानी है उसमें मधुलिका नामक पात्र के माध्यम से प्रेम पर कर्तव्य और कर्तव्य पर प्रेम की विजय की कथा कही है। इस पुरस्कार कहानी में जो कहानी की नायिका है मधुलिका, उसके माध्यम से लेखक ने प्रेम पर कर्तव्य की विजय और कर्तव्य पर प्रेम की विजय को दर्शाया गया है।
इसमें कथा का सार थोड़ा देखते हैं कि कौशल का एक राष्ट्रीय उत्सव था कृषि का। उस दिन महाराज किसी भी कृषक की भूमि को सवै जोतते थे और पुरस्कार स्वरूप उसके मालिक को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी ताकि वह अपना जीवन भली प्रकार से व्यतीत कर सके। भविष्य में खेत की देखरेख भी उसी के हाथों में रहती थी। इस वर्ष वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की कन्या मधुलिका के खेत को चुना गया। महाराज आए और खेत की बुआई में स्वयं मधुलिका ने महाराज का सहयोग दिया। जब कौशल नरेश ने पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसने उसे महाराज पर बिखेर दिया। सभी चकित हो उठे। महाराज भी खिन्न हुए। मंत्री ने कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। लेकिन मधुलिका ने कहा, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवीर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका ने मुद्राएं स्वीकार न की। यह सब मगध का राजकुमार भी देख रहा था। मधुलिका स्वाभिमानी होने के साथ साथ अनंतम सुंदरी भी थी। मगध राजकुमार उस पे अनुरक्त हो गया। उत्सव समाप्त होने के बाद महाराज चले गए और मधुलिका एक पेड़ के नीचे मगन होकर बैठ गई। रात्रि हो चुकी थी कि सहसा कोयल की कूक सुनाई दी। सोई हुई मधुलिका जाग गई। मगध के राजकुमार ने कहा, मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी है। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं चाहती, उसे अपनी। मधुलिका ने कहा, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने वाली। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। लेकिन यह अनुग्रह मधुलिका को स्वीकार नहीं था। राजकुमार चोट खाकर लौट पड़ा और मधुलिका सजल नेत्रों से अशव के पीछे उड़ती हुई धूल को देखने लगी। अब मधुलिका दूसरे लोगों के खेतों में काम करके अपना निर्वाह करने लगी। शरीर से जर्जर लेकिन मुख पर कांति। एक दिन आकाश में बादल घिर आए। वर्षा और ओलों की संभावना हो गई। वह आज से 3 वर्ष पहले की बात सोचने लगी, जब मगध के राजकुमार ने उसके सामने प्रणय निवेदन किया था। उसका मन आनंद और खिन्नता से भर गया। वर्षा हो रही थी, तभी किसी ने द्वार खटखटाया। मधुलिका ने जब अपनी कुटिया का द्वार खोला तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने मगध के राजकुमार को अपने सामने पाया, उसने मधुलिका को बताया कि वह अब मगध का विद्रोही निष्कासित राजकुमार है। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करें, एक अन्यायिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। कि जो राजकुमार अरुण है वो मगध का राजकुमार है और जो मधुलिका है वो कौशल राज्य में रहने वाली है। और जो राजकुमार अरुण है वो मधुलिका पर जो है उस मधुलिका के सामने अपना प्रणय प्रस्ताव रखता है। लेकिन बाद में जब वो पहले उसे ठुकरा देती है, लेकिन 3 वर्ष बाद फिर वो दोबारा मधुलिका के द्वार पर आता है और फिर वो मधुलिका और अरुण बातें कर रहे थे और अरुण ने बताया कि वह अब एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता है और उस राज्य की रानी मधुलिका बनेगी। मधुलिका बहुत खुश हुई। अरुण ने कौशल राज्य को हथियाने का प्रस्ताव मधुलिका के सामने रखा। उस क्षण मधुलिका ने कहा, जो कहोगे वही करूँगी। मधुलिका ने कौशल नरेश के पास आकर दुर्ग के समीप सैनिक महत्व की एक उबड़ खाबड़ जमीन की मांग की। कौशल नरेश ने 3 वर्ष पूर्व की घटना को और यह जानकर कि वह सिंह मित्र की कन्या है, थोड़ी सी झिझक के बाद वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह स्थान अरुण के सैनिकों के लिए शिविर बना। अरुण ने मधुलिका को सांत्वना दी
कि अब शीघ्र ही कौशल पर उसका अधिकार होगा और अगले ही दिन उसका अभिषेक होगा। मधुलिका प्रसन्न थी और साथ ही अरुण की विजय के प्रति संशय भी, क्योंकि केवल 100 सैनिकों से विजय कैसे संभव होगी, यह बात उसकी समझ में न आ पाती थी। रात्रि होने पर मधुलिका अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गई। मार्ग में इसी ग्लानि से कि वह सिंह मित्र की कन्या होकर कौशल पर अधिकार करने के लिए विदेशियों का साथ दे रही है, उसकी विचारधारा बदल गई और वह अपनी कुटिया में पहुंचने की बजाय राज दरबार में पहुंच गई। उसने कौशल नरेश को शत्रुओं के आने की सूचना दी। युद्ध में साहसिक अरुण बंदी हुआ और जनता की सहमति के अनुसार उसे प्राण दंड की सजा सुनाई गई। मधुलिका को कौशल नरेश पुरस्कार देना चाहते थे, लेकिन वह कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहते हुए वह बंदी अरुण के समीप जाकर खड़ी हो गई। तो इस कहानी ये कहानी है वो मधुलिका और अरुण के चरित्र के माध्यम से लेखक ने कही है। और इस कहानी में लेखक ने जो इस कहानी की नायिका है मधुलिका, उसके माध्यम से प्रेम पर कर्तव्य की विजय और कर्तव्य पर प्रेम की विजय के महत्व को दर्शाया है। तो पुरस्कार कहानी, इसका जो शीर्षक है पुरस्कार, वो भी सार्थक है, क्योंकि सारी कहानी का केंद्र बिंदु पुरस्कार ही है। और अंत में लेखक ने इन सभी बातों को समझाते हुए जो है इस कहानी का जो अंत है वो थोड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि जो इस कहानी में जो अरुण है, मधुलिका जो है वो राजा को सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार जो अरुण है वो कौशल राज्य पर अपना आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार करना चाहता है। बल्कि पहले तो मधुलिका जो है अरुण का साथ देने की कहती है और उसके लिए वो राजा से ज़मीन भी लेती है, ताकि जो अरुण है, अरुण के सैनिक हैं, उस ज़मीन में अपना शिविर बना सके। लेकिन उसे बाद में आत्मग्लानि महसूस होती है। वो सोचती है कि वो जो कौशल राज्य के लिए जो उसका सेनापति सिंह मित्र था, बड़ी वीरता के साथ कौशल राज्य को बचाने के लिए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, वह उसकी लड़की है और आज वो कौशल राज्य पर अधिकार करने के लिए विदेशियों का साथ दे रही है। तो वो सारी बातें जो है वो राजा को बता देती है। तो वो राजा जो है कौशल का वो अरुण को बंदी बना लेता है और उसे जो है प्राण दंड की सज़ा सुनाता है। और फिर वो जो मधुलिका को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने ये सारी बातें बता दी हैं, तो तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए। तो मधुलिका कहती है कि मुझे भी जो है पुरस्कार के रूप में अरुण के साथ मृत्युदंड दिया जाए। तो ये कहानी जो है प्रेम पर कर्तव्य की विजय और कर्तव्य पर प्रेम की विजय को दर्शाया गया है। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित कहानी पुरस्कार जो कहानी है उसके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।